गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रत्यय। इससे पहले की वीडियो में हमने उपसर्गों के विषय में पढ़ा। आज हम प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा को समझते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं, शब्दांश अर्थात शब्दों का अंश, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात किसी शब्द के वे शब्दांश जो उस शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हमने उपसर्ग में पढ़ा था कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार से जो प्रत्यय होते हैं वह शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, खेल प्लस आड़ी। तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे ये खेल जो है ये शब्द है और आड़ी जो है यह प्रत्यय है। इससे जो शब्द बना क्या बना, खिलाड़ी। अब यहाँ पे जो मूल धातु या मूल जो शब्द है वह है यहाँ पर खेल। खेल का अर्थ तो खेल से ही होता है, लेकिन जब हमने इसमें आड़ी प्रत्यय को लगा दिया तो जो शब्द बना खिलाड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि खेल को खेलने वाला। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है मधुर प्लस ता। जब मधुर शब्द में हमने ता प्रत्यय को लगाया तो इससे क्या शब्द बना, मधुरता। इसी तरह से बच्चा और धन पन उपसर्ग को जो हमने लगाया बच्चा शब्द में तो क्या बना, इससे बचपन शब्द बना। इसी प्रकार से हमने देखा कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रत्ययों के विषय में कुछ विशेषता को समझेंगे कि जो सबसे पहली विशेषता यही है कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं और किसी भी शब्द के वो अंत में जुड़ते हैं। दूसरा ये है कि जो प्रत्यय होते हैं वो केवल सार्थक शब्दों के बाद ही लगते हैं, यानी कि जो भी शब्द जिस भी शब्द के बाद हम प्रत्यय लगाते हैं वो सार्थक शब्द, यानी कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे अगर हमने लगाया कि कल, तो कल का अर्थ होता है, लेकिन अगर हमने लगा दिया लक प्लस ता लगा दिया तो उसका कोई भी उस लक शब्द का तो कुछ अर्थ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से सार्थक शब्द ही होने चाहिए। आड़ी तापन जैसे शब्दांश का कोई अर्थ अथवा स्वतंत्र रूप नहीं है। इनके विषय में एक विशेषता और है कि जो प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है, उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब जैसे पन है, सिर्फ एक जो प्रत्यय है तो उसका कोई अर्थ तो निकलता ही नहीं है, तो इसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। परंतु यहाँ ये मूल शब्द खेल, मधुर तथा बच्चा के अंत में जोड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला रहे हैं, यानी कि ये जो होते हैं अर्थ से रहित होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सार्थक शब्दों के बाद में इनको प्रयोग किया जाता है और सार्थक शब्दों के बाद में प्रयोग करने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इन शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। इन्हीं शब्द के अंश को प्रत्यय कहा जाता है। ये शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, ऐसा हम पहले समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब इसमें हम ये समझेंगे कि कृत और तद्धित इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है और जो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब अच्छी तरह से हम
एक एक करके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के विषय में समझेंगे और इनके कुछ उदाहरणों को करेंगे। जैसे पहले हम समझते हैं कि कृत प्रत्यय। अब क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से के जुड़ने से बने यौगिक पदों को कृदंत शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी धातु या यहाँ पे कह सकते हैं हम कि किसी भी क्रिया या धातु को हम यहाँ पर क्रिया मानते हैं। तो जब किसी भी क्रिया के साथ हम प्रत्यय को लगा देते हैं, कृत प्रत्यय को लगा देते हैं, तो इससे जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत प्रत्यय या कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे शिक्ष का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। और जब हमने पीछे अक प्रत्यय लगा दिया, क्योंकि अक का तो कोई अपना अर्थ होता नहीं है, यहाँ हमारी क्रिया क्या है? शिक्षा, और अक क्या हो गया? प्रत्यय। तो इससे जो शब्द बना वो बना शिक्षक। और शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करने वाला। अब जैसे लड़ धातु है, क्रिया, लड़ का क्या अर्थ होता है? लड़ना। तो लड़ प्लस आई, इससे जो शब्द बना वो क्या बना? लड़ाई। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न होते हैं, यानी कि इसमें क्रिया नहीं होती है। अब जब इसमें क्रिया नहीं होगी तो इसमें क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि इसमें जो मूल धातु होगी, इसमें मूल धातु जो होगी वह या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी या विशेषण होगी। और इसके बाद में जब तद्धित प्रत्यय जुड़ेंगे तो और इससे जो शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे? तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो कृत प्रत्यय में पहले क्रिया के साथ किसी प्रत्यय को जोड़ा जाता है, कृत प्रत्यय को, और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं उनको किसके साथ जोड़ा जाता है? उनको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण है गंभीर प्लस ता। तो गंभीर क्या है हमारे पास? गंभीर हमारे पास एक संज्ञा है, इसमें जब हम ता प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? गंभीरता। जैसे तेज है, तेज और प्लस जब हम इसमें वान प्रत्यय को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? तेजवान, जिन्हें हम तद्धितांत शब्द भी कहते हैं। नीचे कुछ प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द दिए जा रहे हैं, हम इनको देखेंगे। जैसे कि संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय, यानी कि सबसे पहले हम कृत प्रत्ययों को पढ़ेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे आ है, आ प्रत्यय है। जब हमने बाल में आ प्रत्यय को जोड़ दिया तो बाल धन आ क्या बन गया? बाला। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बाल धन आ तो क्या बन गया? बाला। ऐसे दीपक प्लस आ क्या बन गया? दीपिका। इसी तरह से प्रिया धन आ क्या बन गया? प्रिया। अब हम नी प्रत्यय को जोड़ के शब्द बनाएंगे। ऊंट धन नी क्या बन गया? ऊंटनी। मोर धननी मोरनी, चोर धननी चोरनी। इसी प्रकार से ई, बड़ी ई को रस्सा धन ई रस्सी, छोटा धन ई छोटी, हिरन धन ई हिरनी, गुड्डा धन ई गुड़िया। जब हमने या प्रत्यय को जोड़ा, गुड्डा धन ई इया तो क्या बन गया? गुड़िया। चूहा धन इया क्या बन गया? चूहिया। डिब्बा धन इया बराबर क्या बन गया? डिबिया। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझें कि जैसे हमने ये वाला है उदाहरण, हमने यहाँ पे चूहा और हमने यहाँ धन इया, तो इया का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें चूहा और इया, चूहा इया नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि ये जो शब्द है, ये जो ई जो वर्ण है, ई वर्ण की हम मात्रा को
इस शब्द पर इससे जो आगे वाला शब्द है इसके ऊपर लगा देंगे और इसमें जो मात्रा है आगे वाली इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो इससे जो बनने वाला शब्द होगा वह क्या बनेगा? चूहिया। ठीक है, इस तरह से हम ये नहीं है कि इन प्रत्ययों को ही लगाएंगे, बल्कि इसकी मात्रा को हम इससे पहले वाले जो मूल धातु होती है उसके ऊपर लगा देते हैं। इसी प्रकार से डिब्बा, इसमें डिब्बा धन इया नहीं करेंगे हम, बल्कि इसमें इया की जो मात्रा होगी, ई की मात्रा जो होगी उसको बै पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डिबिया। इसी तरह से आनी, इंद्र से इंद्राणी, भव से भवानी, सेठ से सेठानी, पंडित से पंडिताइन, लाला से ललाइन,